हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कंट्री की जो कि दुनिया की बहुत ही खूबसूरत कंट्री मानी जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉपुलर कंट्री है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप इस कंट्री का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं बिना किसी भी एजेंट को हायर किए, बिना किसी एजेंसी को ज़्यादा पैसे दिए, खुद ब खुद आप अपने बेसिस पे इस कंट्री का वीज़ा अम्बेसी से कैसे ले सकते हैं। मैंने खुद अपना वीज़ा इस अम्बेसी से अप्लाई करके लिया, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा वीज़ा है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके बारे में हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो उस कंट्री का नाम है टर्की। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में तुर्की भी बोलते हैं। ये एक वर्ल्ड की बहुत ही फेमस और पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए और बिजनेसमैन के लिए भी। टूरिस्ट के लिए इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें नेचुरल सीनरीज की कमी नहीं है। अगर हम बात करें लैंडस्केप्स की, माउंटेन्स की, फॉरेस्ट की, बीचेस की, तो हर एक टाइप की जो भी नेचुरल ब्यूटीज होती हैं वो सारी की सारी इस कंट्रीज में पाई जाती हैं, इस कंट्री में पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी सिटीज़ जैसे कि इस्तांबुल हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच हिस्ट्री रखती है अपने आप में। बहुत सारी मुस्लिम की मॉस्क्स हैं, वहाँ पे मस्जिदें हैं और बहुत सारे गुरुद्वारा वगैरह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस कंट्री को ब्यूटीफुल बनाती हैं, फेमस करती हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो गया। टर्की जो है वो वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है ड्राई फ्रूट्स का वो एक्सपोर्ट करता है पूरे और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टर्की की बात करें तो ये उसकी स्पेशलिटी है। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इसकी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, और बहुत ही बजट में कैसे घूम सकते हैं। तो सबसे पहले उस चीज़ों को बात करने से पहले हम एक बार मैप पे नज़र मार लेते हैं कि टर्की का जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो बेसिकली है कहाँ पे। तो ये हमारे पीछे मैप है, अगर आप देखना चाहें तो ये सारे का सारा हमारा वर्ल्ड का मैप है। तो ये टर्की जो है ये ऑलमोस्ट इसके सेंटर में आता है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये हमारा जो है ये टर्की है। इसके आसपास में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ की इसकी बाउंड्री लगती है। सबसे पहले ये जॉर्जिया है, इसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है, और फिर आर्मेनिया है, फिर सीरिया है, फिर इराक है। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं तो इसमें टर्की के साथ में इसकी बाउंड्रीज़ लगती हैं। और अगर टर्की की पर्टिकुलर बात करें तो इसके साथ सी भी लगता है, जैसे कि ब्लैक सी हो गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारी बीचेस यहाँ पे मौजूद हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, मतलब कि वर्ल्ड में। अगर हम इनकी कंट्रीज़ की बात इसकी सिटीज़ की बात करें तो इसमें अंकारा है जो काफ़ी बड़ी सिटी है, और यहाँ पे इज़मीर है और इस्तांबुल है। तो अगर हम हमारी इस वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल सेंटर में आता है, ऑलमोस्ट यूरोप के पास में पड़ जाता है, लेकिन ये यूरोप का हिस्सा नहीं है। मैं ये बात आपको स्पेशली मेंशन करता हूँ कि जो टर्की है ये यूरोप का हिस्सा नहीं है। बात करते हैं कि अगर आप टर्की जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि घूम सकते हैं। तो बहुत सारी सिटीज़ है, वैसे तो सारे का सारा टर्की ही घूमने वाला है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है, कुछ लिमिटेड टाइम है, तो आप कुछ उसकी जो बहुत ही फेमस पॉपुलर सिटीज़ हैं तो उनमें जाके घूम सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इस्तांबुल, जहाँ पे मोस्टली इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं तो वो इस्तांबुल जाती हैं, क्योंकि जो इस्तांबुल है वो इसकी सिटी है, मेन सिटी है और कैपिटल भी है जो इस्तांबुल है। वहाँ पे आपने नाम सुना होगा, ब्लू मॉस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग है टर्की की।
तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल भी है। और अगर आज की बात करें हम, तो टर्की काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है, क्योंकि जो एक इसकी वेब सीरीज़ आ रही है अर्तुगरुल गाजी की, वो उसको जो टर्की ने मतलब के बनाया है, वो टर्की उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन दिनों। और इसके बाद में इस्तांबुल के बाद में हमारे पास इज़मीर आता है। इज़मीर एक बहुत ही फेमस सिटी है अमंग बिजनेसमैन, जो भी बिजनेस करने के लिए इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी दुनिया के और भी हिस्से से अपना टर्की जाते हैं, तो वो इज़मीर जरूर जाते हैं, क्योंकि इज़मीर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे काफ़ी सारी माउंटेन्स हैं, और जहाँ पे जो हमारा ड्राई फ्रूट होता है, चाहे वो बादाम हो गया, चाहे वो किशमिश हो गया, चाहे वो इंजीर हो गया, जिसे फिग्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्शन है, जो प्लांटेशन है, ये इज़मीर में होती है बेसिकली। इज़मीर एक सिटी है जो कि थोड़ा दूर है इस्तांबुल से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप टर्की जाते हैं तो इज़मीर ज़रूर होके आएँ। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट सिटी की, जो कि है कैपाडोसिया। कैपाडोसिया एक ऐसी सिटी है जिसको आप ऑलमोस्ट, अगर टर्की की आप बात कर रहे हो, किससे कोई जाके आया है, तो वो कैपाडोसिया ज़रूर जाके आया होगा। अगर आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं या कोई भी फ़ोटो सर्च करते हैं टर्की की, तो आपको कैपाडोसिया की जो वीडियोस या फोटोज़ हैं वो सबसे पहले देखने को मिलेंगी, क्योंकि कैपाडोसिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप हॉट एयर बैलून जो होते हैं उनकी सैर कर सकते हैं, मतलब कि उनकी राइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस में या फोटोज़ में कि एक रेड कलर के माउंटेन्स हैं आसपास में, और वहाँ पे काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ जो हॉट एयर के बैलून्स होते हैं वो हवा में मतलब के उड़ रहे होते हैं। तो वो काफ़ी अमेजिंग एक जगह है कैपाडोसिया। तो अगर आप जा रहे हैं टर्की, तो ये जगह मिस बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद में एक जगह और आती है पामुक्कले। जी हाँ, पामुक्कले। तो ये बेसिकली एक माउंटेन्स टाइप की एक जगह है, जहाँ पे आपको वाइट तरह के पहाड़ दिखेंगे, वाइट कलर के, जहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, वहाँ पे जो गर्म पानी के कुछ तालाब वगैरह हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जगह है, काफ़ी यूनिक जगह है। बल्कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पामुक्कले भी ज़रूर विजिट करके हैं। इसके अलावा टर्की में और बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बहुत सारे हमारे झरने हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, यानी कि रिवर्स होगी, बीचेस हो गई, बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं हम लोग कि आप कैसे ट्रैवल, मतलब कि इजीली वे में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप न्यू दिल्ली से या फिर मुंबई से, बेंगलोर से, इन जो बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट लेके टर्की जा सकते हैं, इस्तांबुल जा सकते हैं, राइट। इस्तांबुल जाके जो कि उसकी कैपिटल सिटी है, वहाँ जाके आप स्टे कर सकते हैं। तो वहाँ से आप नेक्स्ट जो भी आपकी सिटीज़ हैं, जैसे पामुक्कले हो गया, या वहाँ आप मतलब कि बाय रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। और जो मेन सिटीज़ हैं कैपाडोसिया या और बहुत सारी, अंतालिया हो गया, तो यहाँ पे आप फ्लाई भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में वहाँ की जो बस सर्विसेज हैं वो काफ़ी चीपर हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट थोड़ा अलग किस्म के लोग होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं वो थोड़ा अलग किस्म के लोग होते हैं। ट्रैवलर यानी कि जिनको बैकपैकर्स बोलते हैं, कि जिनको कोई ऐसा मायने नहीं रखती ये चीज़ें कि आपको एक अच्छे होटल में ही जाके रुकना है, आपको एक अच्छे 5 स्टार होटल या अच्छे रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है। ट्रैवलर्स वो लोग होते हैं जो मोस्टली प्रेफर करते हैं हॉस्टल्स में रहना, जो कि उनके बजट में हो, या कुछ ऐसी जगह पे खाना खाना जो कि उनके बजट में हो। तो ट्रैवलर्स बेसिकली बैकपैकर्स होते हैं, बजट ट्रैवलर्स होते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं हॉस्टल्स में रहना। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही ट्रिप करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं booking.com पे। booking.com की मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन एक रेफरेंस के लिए जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, तो आप booking.com पे जा सकते हैं, वहाँ जाके आप हॉस्टल्स सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ आप सीरियसली मेरी बात का यकीन करना कि आप 250 टू 300 इंडियन रुपीस के हिसाब से वहाँ पे जाके पे कर सकते हैं पर नाइट। और बीच में कुछ ऐसे डील्स भी होती हैं जिसमें आपको ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड मिल जाता है। तो एटलीस्ट अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो 250-300 रुपया तो एटलीस्ट आपके एक मील का आ जाता है, अगर आप थोड़ी सी अच्छी जगह पे खाना खा रहे हैं। तो इससे बेहतर और क्या होगा कि आपका मील भी इंक्लूड हो और आपको रहने को 1 नाइट भी मिल जाए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर भी टर्की जा रहे हैं तो आप booking.com के ऊपर हॉस्टल सर्च करें, तो हॉस्टल्स में जाके रुकिए, एक बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा उसमें। तो अब बात कर लेते हैं टर्की के वीज़ा की, कि टर्की का जो वीज़ा है वो आप कैसे ले सकते हैं और कितने टाइम का होता है, या क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना वीज़ा दिखाता हूँ कि मेरा टर्की का वीज़ा जो है, ये देखिए, ये मेरा टर्की का वीज़ा है जो कि मैंने खुद से अपने आप से मतलब कि अप्लाई किया था एम्बेसी में, और मुझे ये मिला है 2 साल के लिए। मैंने 13/10/2020 को, यानी कि 13 अक्टूबर को मेरा ये वीज़ा आया था और 13 अक्टूबर 2022 तक इसकी वैलिडिटी है, राइट। तो ये 2 साल का वीज़ा आपको मिलता है। बाकी पासपोर्ट टू पासपोर्ट या एम्बेसी के मूड के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है कि वो आपको कितने टाइम का वीज़ा देते हैं। लेकिन जब मैंने लगाया था तो अपनी फाइल लगाई थी एम्बेसी में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रेट आ रहा था, तो मुझे ये वीज़ा जो मिला 2 साल का मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि अच्छा वीज़ा भी है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि टर्की का वीज़ा काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। टर्की एक ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि अच्छी कंट्री नहीं है। टर्की बहुत ही अच्छी कंट्री है बिजनेस के लिहाज से भी और घूमने के लिहाज से भी। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है टर्की के वीज़ा की काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तब भी, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तब भी, अगर आप बिजनेस करने जाना चाहते हैं तब भी। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे आप ले सकते हैं वीज़ा और इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इनकी चाहिए होती हैं और कैसे आप जो आपका वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन इनकी इकट्ठी करनी पड़ती है और फिर आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फाइल बनाते हैं, फिर आप अम्बेसी में अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो लेते हैं, फिर आप अम्बेसी में जाके वो फाइल सबमिट करते हैं, वहीं पे आप अपनी फ़ीस वगैरह पे करते हैं, फिर आप उसके बाद में जो है आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैम्प होके आपको मिल जाता है वाया कुरियर। कुरियर के थ्रू आपके घर पे आपका पासपोर्ट आ जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अम्बेसीज हैं वो आई थिंक क्लोज्ड हैं क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है। ये नॉर्मल डेज की मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने लगवाया था, या आने वाले दिनों में जब भी माहौल सही होता है, जब भी सारी की सारी कोविड की जो सिचुएशन है सही होती है, तब की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप जो अपना वीज़ा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना है टर्की VFS सेंटर दिल्ली। आप कोई भी VFS सेंटर चूज़ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक में दिल्ली पड़ता है तो मैं दिल्ली प्रेफर कर रहा हूँ और इसमें वीडियो में दिल्ली की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे VFS ग्लोबल की जो है, बेसिकली ये VFS ग्लोबल जो है ये एक वीज़ा सेंटर्स होते हैं और इसके साथ में ये VFS की जो सब फॉर्म है ये गेटवे ग्लोबल है। जो टर्की को हैंडल करता है, टर्की का वीज़ा हैंडल करता है, वो बेसिकली गेटवे ग्लोबल करता है, राइट। तो ये हमारे पास इनकी वेबसाइट खुल गई है। सबसे पहले यहाँ पे वीज़ा टाइप्स हैं कि आप कौन से मतलब वीज़ा पे जाना चाहते हैं,
सिंगल एंट्री हो गया, टूरिस्ट हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, सीमंस वीज़ा हो गया, वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं, कोई मेडिकल लीव के या मेडिकल के केयर के लिए कुछ वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए काम है उस वे से जाना चाहते हैं, या फिल्म की शूटिंग के लिए जाना चाहते हैं, इसी टाइप से ये सारे के सारे जो हैं ये वीज़ा टाइप्स हैं आपके। इसके बाद में आप अपनी अगर एप्लीकेशन डाली हुई है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और जनरल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारी की सारी उनकी जो भी मतलब कि इनके वीएफएस सेंटर्स हैं उनकी डिटेल दी हुई है। जैसे कि ये देखिए, ये जयपुर है, ये चंडीगढ़ की डिटेल है, ये गुड़गांव की है। तो जो भी वीएफएस सेंटर आपको नियरेस्ट पड़ता है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीज़ा टाइप्स यहाँ पे टूरिस्ट सेलेक्ट करते हैं। मान के चलिए कि हम एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको आपको पूरा करना पड़ता है। मैं वन बाय वन करके आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ, ये ओवरव्यू है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग इन मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, कोचिन, त्रिवेंद्रम एंड पुडुचेरी। तो अगर आप इन सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, इनके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो और हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिए, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, जालंधर, गुड़गांव, कोलकाता एंड काठमांडू, नेपाल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। और ये देखिए, फॉर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग इन हैदराबाद, हैदराबाद के लिए अलग है। तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हम दिल्ली में मतलब कि अपनी फाइल को सबमिट करेंगे। तो हम इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, एप्लीकेंट्स शुड सबमिट देयर पासपोर्ट्स along with the hard copies of documents and 2 biometric photos as per specification, right? तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको अपना पासपोर्ट चाहिए और अपने जो हार्ड कॉपीज हैं विद द हार्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी हार्ड कॉपीज होंगी, एंड 2 बायोमेट्रिक फोटोज एज पर स्पेसिफिकेशन, राइट? स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सी फोटो चाहिए, इसकी डायमेंशन वगैरह। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फोटो फॉर टर्की टूरिस्ट वीजा। तो यहाँ पे आपको 2.5 इंचेस बाय 2.5 इंचेस की फोटो चाहिए होगी विथ वाइट बैकग्राउंड एंड 70% फेस विजिबल। तो यहाँ पे कोई भी फोटो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, और ये याद रखिए आप कि आपका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, कुछ इस टाइप का जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। इसके बाद में जो आपकी फोटो की स्पेसिफिकेशन है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2.5 इंचेस है, नॉट सेंटीमीटर्स। तो ये इंची 2.5 इंच काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ी फोटो बनेगी, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, राइट? इसके बाद में आपको 2 बायोमेट्रिक फोटोज चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो हम बाद में बात करते हैं। तो VFS will accept applications as per document checklist provided by the Embassy of Turkey, न्यू दिल्ली, राइट? डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको एम्बेसी देती है। डॉक्यूमेंट्स विल बी अरेंज्ड एज पर द ऑर्डर गिवन इन द चेकलिस्ट। तो ये जो चेकलिस्ट है ये हमें टर्की की एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। तो हम वो इसके बाद में ये जो दिया हुआ है इसके बाद में हम लोग उसे भी फॉलो करेंगे, उसे भी देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 3 वर्किंग डेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन एट तर्किश एम्बेसी। कि जब भी आप अपनी जो फाइल है वो पूरी करके तर्किश एम्बेसी में सबमिट कर देते हैं, उसके 3 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट है जो वो मिल जाता है, राइट?
अगला पॉइंट है कि फॉर वर्क परमिट केसेस, जो भी वर्क परमिट के केसेस होते हैं उनको एटलीस्ट 25 मतलब के डेज चाहिए, मिनिमम 25 डेज का पीरियड चाहिए होता है जो भी वर्क परमिट वाले हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है, इफ एन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द एप्लीकेंट कैन नॉट रीअप्लाई फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल, कि अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है किसी भी एप्लीकेंट की किसी भी वजह से वो रिजेक्ट कर दी गई है कोई भी रीजन देके, तो वो लोग 15 दिन के बाद में अप्लाई कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो लिखी हुई हैं वीएफएस ग्लोबल की जो तुर्की की वेबसाइट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे हेल्पलाइन नंबर है जो उनके मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं और पब्लिक डेज को ये क्लोज रहते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखते रहें। यहाँ पे वीज़ा टाइप्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने नोटिस की, हम वीज़ा फीस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट, कि आपकी एक्चुअली वीज़ा फीस कितनी है। देखिए, अगर आप सिंगल एंट्री वहाँ पे सिंगल एंट्री के लिए जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको पे करना होता है 4270 यानी कि 4270 आपको इंडियन रुपीस में पे करने होते हैं अगर आप सिंगल एंट्री के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद में आपको अगर मल्टीपल एंट्री में वीज़ा चाहिए उसके लिए आपको पे करने होंगे 14,220 रुपीज़। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो सिंगल ट्रांजिट, यानी कि ट्रांजिट का मतलब होता है अगर आप वहाँ पे मतलब कि ट्रांजिट करके थोड़ी देर रुक के किसी अनदर कंट्री में जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में, तब भी आपको सेम ही जो अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी 4270 4270 लेकिन अगर डबल ट्रांजिट है, मान के चलिए आप शेंगन जा रहे हैं टर्की होके, तो आपको टर्की में जाके जो टर्की में जाके एयरपोर्ट पे आप रुके, फिर आपको फ्लाइट चेंज की, फिर आप वहाँ पे चले गए, या फिर ट्रांजिट इनका मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है कि इनका ट्रांजिट कैसे होता है। तो उसके बाद में डबल ट्रांजिट के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 8540, राइट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जो दिल्ली के लिए हैं वो आई थिंक अलग से लिखे हुए होने चाहिए इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स फॉर टूरिस्ट वीजा अंडर न्यू दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन, राइट, जो टर्की के लिए टूरिस्ट वीजा के लिए जो न्यू दिल्ली में जो भी फाइल सबमिट होंगी उनके लिए जो वीजाज हैं वो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है, हम वन बाय वन इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है मैनुअली फिल्ड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म by blue or black pen in capital letters with one photograph affixed to it signed by the applicant। तो सबसे पहले आपका वीजा फॉर्म आता है, वीजा फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म्स लिखे हुए हैं, तो इसको ओपन करके आपकी जो फॉर्म्स की जो लिस्ट है वो निकल आएगी और आप वहाँ से जाके अपना जो फॉर्म है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। और आपको जो वो अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है वो ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना है ओनली, और कैपिटल लेटर्स में करना है, और जो एक आपकी फोटो होगी 2.5 बाय 2.5 इंचेस की वो उसके ऊपर में फिक्स कर देनी है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में आता है द ओरिजिनल पासपोर्ट शुड बी इशूड लेस देन 10 ईयर्स विद अ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ। तो आपका वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए एटलीस्ट, और एटलीस्ट 2 जो उसके फुल पेज हैं वो ब्लैंक होने चाहिए ताकि अगर वो आपको वीज़ा देते हैं तो वो वीज़ा स्टैंप उस पर कर पाए। तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास आती हैं 2 बायोमेट्रिक फोटोज विद अ बैकग्राउंड विद इन 6 मंथ। तो ये भी वही मतलब कि आपकी फोटो वाली रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 महीने पुरानी आपकी 2 फोटोज चाहिए होंगी जिसका साइज 2.5 इंचेस बाय 2.5 इंचेस होना चाहिए, और आपके जो ईयर हैं, जो आपका फुल फेस है या आपके हेयर हैं
वो कंप्लीटली विजिबल होने चाहिए। इसके बाद में आता है लीव लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर कवरिंग लेटर इन पर्सनल बिजनेस लेटर। अगर आप एम्प्लॉयर्स मतलब कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हैं किसी फर्म में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको एक लीव लेटर चाहिए होगा या एनओसी चाहिए होगा, जो आप अपने एम्प्लॉयर से इशू करवाएंगे उनकी लेटर हेड के ऊपर, ताकि वो आपको मतलब कि छुट्टी दे सकें, आप एम्बेसी में ये बता सकें कि आपको ऑफिशियली छुट्टी मिली है, हॉलीडे मिली है घूमने जाने के लिए, राइट। इसके बाद में आपके पास आता है ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड फॉर एटलीस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप इन टर्की। तो आपको एक वैलिड जो इंश्योरेंस है वो लेना होता है। इंश्योरेंस जो है वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप अपना जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल भी रहता है, क्योंकि अगर आपका कुछ डैमेज होता है या कोई भी आपकी जो एयरलाइन है आपको वहाँ पे, या कोई मेडिकल आपको इमरजेंसी आती है उसके लिए, तो आपको मेडिकल जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो ज़रूर लेके जाना चाहिए। और ये मैंडेटरी भी होता है। ये कितने दिनों का लेना है आपको, कि जितने दिनों की आपका जो है वो टर्की का विजिट है। कंफर्म्ड रिजर्वेशन ऑफ राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स। कंफर्म्ड जो आपको रिजर्वेशन है फ्लाइट टिकट्स की, आपको वो चाहिए होती है कि आप किन डेट पे जा रहे हैं, किस डेट पे वापस आ रहे हैं। इसके बाद में आप होटल रिजर्वेशन आपको चाहिए होती है कि आप होटल में रुक रहे हैं, हॉस्टल में रुक रहे हैं, जहाँ कहीं भी रुक रहे हैं आपको उसकी रिजर्वेशन चाहिए होती है जो कंफर्म होनी चाहिए। और इसके बाद में टूरिस्ट आइटनरी, ये आप यहाँ पे इन लोगों ने ऑप्शनल रखी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आप ज़रूर बना के जाएं। क्योंकि एटलीस्ट अगर आप वीज़ा ऑफिसर को ये बात बता सकें कि यस, एटलीस्ट वो आपको चेक करेंगे कि बंदे ने आइटनरी लगाई है, एटलीस्ट उसको ये पता है कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ कितने दिन रुकना है, कहाँ पे घूमना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं इम्प्रेस करने के लिए वीज़ा ऑफिसर को। इसके बाद में बात आती है, आपको 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, जो कि आपकी बैंक से अटेस्टेड होनी चाहिए। बैंक मैनेजर से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। 3 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके बाद में आपकी अगर फर्म है, आप मतलब कि ओनर हैं किसी कंपनी के, तो आपको जो अपनी फर्म की है जो स्टेटमेंट वो अलग से चाहिए होगी, और जो पर्सनल है आपकी स्टेटमेंट वो अलग से चाहिए होगी। और अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी स्लिप्स चाहिए होगी लास्ट 3 महीने की, और फॉर्म 16 भी चाहिए होगा, राइट। इसके बाद में अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखानी पड़ती है। तो 11th हमारी रिक्वायरमेंट है, इफ एप्लीकेंट हैज नॉट इनफ फंड्स और बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फॉर। यहाँ पे बात आती है कि अगर आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है, या आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, या चिल्ड्रन जा रहा है, कोई भी जा रहा है, और वो मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आपके स्पाउस जा रहा है, वो कोई काम नहीं करते हैं, वो आपके साथ जा रहे हैं, तो इसमें आपको सपोर्ट लेटर देना होता है अपने स्पाउस को, उसके नाम पे, कि हाँ भाई इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, जो इसका एक्सपेंस आएगा घूमने फिरने का, वो सारे का सारा मैं बियर करूंगा, मैं पे करूंगा, राइट। इसके बाद में आता है 12th पॉइंट, माइनर्स नीड कंसेंट लेटर फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इन ऑल केसेस। जो भी माइनर होते हैं, बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल तक के, तो उनको माइनर बोला जाता है, मतलब छोटे बच्चों को। तो उनको कंसेंट फॉर्म चाहिए होता है पेरेंट्स से लिखा हुआ, जिसके ऊपर पेरेंट्स के सिग्नेचर हों कि हाँ भाई ये हमारी जिम्मेदारी के ऊपर हम इसको लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा आप एनओसी बना के अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। और 13th पॉइंट में आता है, इफ द एप्लीकेंट इज विजिटिंग टर्किश सिटीजन फॉरनर रिजाइडिंग इन टर्की, invitation letter including passport number and full name of the applicant and copy of the identity card and bank account of the inviter। तो मान के चलिए यहाँ पे केस है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, या आपका कोई जो खास दोस्त है या फ्रेंड है,
जो कि तुर्की में मतलब पीआर है या तुर्की का जो सिटीजन है, अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो आपको वहाँ का उनसे इनविटेशन लेटर लेना होता है, जिसके ऊपर उनका पासपोर्ट नंबर होगा, उनका फुल नेम होगा, उनकी सारी डिटेल होगी और उनका आईडी कार्ड एंड बैंक अकाउंट जो है उनका होना चाहिए। तो ये एक इनविटेशन लेटर आप उनसे ले सकते हैं जिसके पास भी आप जा रहे हैं। इसके बाद में 14th पॉइंट आता है, इफ नॉट शोन इन पासपोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ द कपल इशूड बाय द मैरिज रजिस्ट्रार। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आप हनीमून के लिए जा रहे हैं या आप रिसेंट कपल हैं, मान के चलिए आपके पास जो पासपोर्ट के ऊपर आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का नाम नहीं चढ़ा हुआ है, नहीं मतलब कि उसके ऊपर मेंशन है, तो आपको मैरिज रजिस्ट्रार से जो हमें मैरिज का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको वो कंपलसरी चाहिए होता है, ताकि आप ये बता सकें कि हम एक जेन्युइन कपल है और जेन्युइन रीजन के साथ टर्की जा रहे हैं, राइट। तो इसके बाद में 15th पॉइंट हमारे पास आता है, इफ एजेंट इज मेकिंग द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, लेटर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम एवरी एप्लीकेंट इन ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट। ओके सॉरी, इन ओरिजिनल, ये अलग पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन जो है आप खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उनसे मतलब आपको एक कंसेंट फॉर्म देना होता है, उनको लेटर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है, जो कि हर एक एप्लीकेंट से इंडिविजुअली आपको चाहिए होती है, अगर आप अपना जो काम है वो एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं। इसके बाद में आपको पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट कॉपीज चाहिए होती हैं। तो ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको चाहिए होते हैं अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। आप ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करें। इसके बाद में आप वीएफएस ग्लोबल से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, ये देखिए। तो ये दिल्ली की यहाँ पे ईमेल एड्रेस होगा, ये देखिए, टर्की इन नॉर्थ इंडिया @vfshelpline.com। आपको इस ईमेल के ऊपर आपको अपनी जो अपॉइंटमेंट की प्रेफरेंस डेट है, टाइम है, आपको वो लिख के भेजना होता है। तो वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। आपको अपनी सारी की सारी जो फाइल है वो एम्बेसी में लेके जानी होती है, फिर आपका वहाँ पे जाके पेमेंट वो आपको देंगे। वो पेमेंट सबमिट करने के बाद में आप जो अपनी फाइल है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हर किसी एम्बेसी का एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे कि कौन सी जो वीएफएस सेंटर है वो कहाँ पे लोकेट करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको रहती हैं टर्की वीज़ा के लिए और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में दिखाया गया है, आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके जो अपना वीज़ा है एम्बेसी में वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन खुद से जाके डाल सकते हैं। बहुत ही स्मूथली प्रोसेस चलता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए या ज़रूरत है आपको, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है mohd.tanzeel7 mohammedtanzeel.7 करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सबसे मेनली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट एंगल से हम बनाते रहते हैं। बहुत ही सारी अलग वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं इस चैनल पे कनाडा के रिगार्डिंग और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।